तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मीनेश यादव है और हम जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, वो क्या है? गमन एवं संचलन। यानी कि हम गमन करते हैं यानी चलते हैं और जो भी हम हाथ घुमाते हैं वो वगैरह। तो इसमें 5 टॉपिक दिए हुए, वो क्या क्या दिए हुए देख लो। गति के प्रकार, पेशी, कंकाल तंत्र, संधिया या जोड़, पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। ठीक है, अब हम इसका जो आगे का दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, वो पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों के अनेकों तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिक जीव में जीवद्रव्य का प्रवाह संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाप, कशाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जिह्वा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थित परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है, टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप है। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमा भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य होते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपयुक्त परीक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और संचलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध में इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। चलन नहीं है, याद रखना क्या है कि सभी चलन जो है वो गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। ठीक है, अब आगे क्या है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय साथी अनुकूलन, प्रजनन स्थल अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। अब आगे दिया हुआ है गति के प्रकार। क्या है? गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती है, यथा अमीबीय, पक्षमाभ और पेशीय। आपने अध्याय 8 में पढ़ा है कि पक्षमाभ एवं कशाभिका कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है। मतलब हम पक्षमाभ और कशाभिका जो कि हम पढ़े थे कोशिका जीवन की कई वाले अध्याय में, उसी की बात कर रही है। कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है, स्पंज के नाल तंत्र में जल संचारण को बनाए रखती है तथा युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का कार्य करती है। अब आगे देखिए, हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु, मैक्रोफेज और श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती है। यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुट पाद बनाकर की जाती है। अमीबा सदृश कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाभ उपभित्ति से आस्तरित होते हैं, पक्षमाभ गति होती है। श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाभ गति की सहायता से ही होता है। अब आगे देखिए, हमारे पादों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। अब आगे क्या है? पेशी यानी मसल। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के भीतर भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्थता।
पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रिया की नियमित पद्धति। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, वो है कंकाल, अंतरंग और हृदय। तो इन्हीं पेशियों के हम प्रकार पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ सबसे पहले कंकाल पेशियाँ। कंकाल पेशियाँ शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियाँ दिखती है, अतः इसे रेखित पेशी कहते हैं। चूँकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। अब आगे दिया हुआ है अंतरंग पेशियाँ। अंतरंग पेशियाँ शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भित्ति में स्थित होती है। ये अरेखित और चिकनी दिखती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियाँ या अरेखित पेशी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियाँ कही जाती है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक गैमीट के अभिगमन परिवहन में सहायता करती है। अब आगे है, जैसा कि नाम से विदित है, हृदय पेशियाँ। हृदय की पेशियाँ है। कई हृदय पेशियाँ पेशी कोशिकाएँ हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियाँ रेखित होती है। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं फेसियल्स की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहती है, जिसे संपट का फेसिया कहते हैं। संपट। इसके प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा और प्लाज्मा झिल्ली से आस्तरित होता है। देखिए, अब जैसे कि प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि चित्र है ये वाला, ये रहा। क्या है मतलब, क्या दिया हुआ है इसमें? पेशी समूह तथा पेशी तंतु को दर्शाते हुए पेशी का अनुप्रस्थ काट है, जैसे रक्त कोशिका है, सारकोलेमा है, पेशी तंतु है, इसमें फेसिकल पुलिका। आगे देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं? सारकोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सारकोलेमा। पेशी रेशा एक संकोशिका है, क्योंकि पेशी द्रव्य सारकोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु या फिर मायोफिलामेंट पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट्ट बैंड होते हैं। पेशी रेशा के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड या समदेशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषम देशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। क्या होता है? मायोसिन। इसीलिए वो क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतले रेशेदार झिल्ली, जिसे एम रेखा कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनुक्रमिक जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचनकारी इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। ये दूसरे चित्र में दिया हुआ चित्र हम देखेंगे बाद में। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं। हमारा जो चित्र था वो देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता, उसे एच क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एच क्षेत्र कहलाता है, जो कि ये दिया हुआ है। देखिए,
इसमें क्या दिया हुआ है, सार्कोमियर को दर्शाते हुए कुछ एक सार्कोमियर का आरेख दिया हुआ है। इसमें आई क्षेत्र है, आई बैंड है, ए बैंड है, जेड रेखा है, ये अब देख सकते हो। अब है संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। क्या है संकुचनशील प्रोटीन की संरचना? प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ तंतु का एक्टिन का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है। आगे देख लीजिए। प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरामायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मेरामायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पुच्छ। सिर को भारी मायोसिन HMM और पुच्छ को हल्का मेरामायोसिन LMM कहते हैं। मेरामायोसिन अवयव अर्थात सिर व पुच्छ छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय ATPase एंजाइम है जिसमें ATP के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। अब आप देख सकते हो ये चित्र है, एक एक्टिन पतले तंतु एक मेरामायोसिन है, ये वाला। इसमें हम देखे थे जैसे एप एक्टिन ये रहा, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, फिर इसमें ATP स्थल है, क्रॉस भुजा है, एक्टिन संयोजी स्थल भी है, ये आप देख सकते हो जो कि हम पढ़े चित्र में। अब आगे दिया है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। क्या दिया हुआ है? पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशी रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्री एक और पेशी रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत्य पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटिल कोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। इस समस्त पेशीय रेशे पर फैल जाता है, जिसे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। आगे देखिए, कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई में कैसे कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। ATP के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। इस बंध में जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिसे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, अर्थात संकुचन हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई जो कि त्यों रहती है। ठीक है, हम इसका चित्र देख लेते हैं, जो कि ये वाला रहा। क्रॉस सेतु बनाने के लिए, जैसे कि इसमें ATP का मतलब क्रॉस सेतु है, जो मेरामायोसिन शीर्षक है, इसमें छोटा क्या हो जाता है, ये क्रम से याद रख लेना। एक और ऊपर है ये वाला। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ADP और P2 मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए ATP के बंधने से क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष ATP को अपघटित कर पेशी के और संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका समवेगी से समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम +1 के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। इसे फलस्वरूप Z रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है, अर्थात शीतलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो जाता है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विघटन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिसे थकान श्रांति होती है। पेशियों में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है।
कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियाँ कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती है। इसलिए इन पेशियों को वायवीय पेशियाँ भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती है। ये श्वेत पेशियाँ हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होते हैं लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है। ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। ये वाला जो हम चित्र देखे थे इसमें जो सार्कोमियर दिया हुआ था कि ये छोटा हो जाता है डायबेंड रेखा वाला दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। जो कंकाल तंत्र है वो हम कल पढ़ेंगे जो अगले वीडियो में आने की। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप यहाँ तक टिके हो यानी पूरा वीडियो देखे हो तो आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अपने दोस्तों को बताइए कि एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन यहाँ पे चल रहा है और आप भी जुड़े रहिए हमेशा। और आगे मैं अभी ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ। तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की या दूसरे एग्ज़ाम की, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।